हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, एक बायोलॉजी का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है कोशिका विभाजन, जिसके ऊपर आज चर्चा होगी। मैं बताना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है SSTech 5019, तो आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाले वीडियो जो हैं आपको सबसे पहले मिलेंगे। दोस्तों, आज हम कोशिका विभाजन के बारे में जानेंगे कि कोशिका कितने प्रकार की होती है, इसके विभाजन कैसे होता है, इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, ये कैसे बनती है, कैसे नई कोशिका का निर्माण होता है। इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम जानेंगे। तो चलिए देखते हैं। कोशिका विभाजन देखिए, पहले से मौजूद कोशिका से नई कोशिकाओं के निर्माण की प्रक्रिया को कोशिका विभाजन कहा जाता है। कोशिका विभाजन कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। पहला जो कोशिका विभाजन है वो है माइटोसिस, जिसे बोलते हैं समसूत्री विभाजन। दूसरा जो कोशिका विभाजन का प्रकार है वो है मियोसिस, जिसे अर्धसूत्री कोशिका विभाजन कहते हैं। अब समसूत्री विभाजन क्या होता है? समसूत्री विभाजन जिसको बोलते हैं माइटोसिस, कोशिका विभाजन जिसमें एक कोशिका आनुवंशिक रूप से समान 2 कोशिकाओं को जन्म देती है। ये दैहिक कोशिकाओं से उत्पन्न होती हैं, जो वानस्पतिक विकास के लिए जिम्मेदार होती हैं। देखिए, जो समसूत्री विभाजन होता है ये केवल वानस्पतिक सेल्स यानी कि जो वेजिटेटिव सेल्स होती हैं उनमें ये विभाजन पाया जाता है। ये यहाँ पर फिगर आपको दिखाई पड़ रहा है, ये फिगर माइटोसिस का बना है। कुछ इस प्रकार से इसका जो इसकी अवस्थाएं होती हैं। दूसरा है अर्धसूत्री विभाजन, जिसे मियोसिस बोलते हैं। मियोसिस में क्या होता है? कोशिका विभाजन जिसमें एक कोशिका 2 गुणसूत्रों के सेट के साथ 4 कोशिकाओं को जन्म देती है। समसूत्री विभाजन में कोशिका 2 ही भागों में विभाजित होती है अंत में, और इसमें क्या है, ये 4 कोशिकाओं को जन्म देती है, वो 2 कोशिकाओं को जन्म देती है, जबकि अर्धसूत्री विभाजन में कोशिका 4 कोशिकाओं को जन्म देती है, जिसमें केवल गुणसूत्रों का एक सेट होता है। इनमें गुणसूत्रों का एक सेट होता है। ये कोशिकाएं युग्मक गैमेट गठन का यौन प्रजनन के लिए जिम्मेदार होती हैं, यानी कि रिप्रोडक्टिव सेल्स जो होती हैं उनमें जो विभाजन होता है वो मियोसिस होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। जबकि वेजिटेटिव सेल्स में मैंने बताया कि उसमें समसूत्री विभाजन होता है। ये यहाँ पर इसका फिगर दिया गया, आप देख सकते हैं मियोसिस का। अब समसूत्री विभाजन के बारे में हम अच्छे से देखेंगे। समसूत्री विभाजन यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक कोशिका 2 पुत्री कोशिकाओं में 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाती है, जिसमें से प्रत्येक गुणसूत्र के सेट के साथ एक केंद्रक होता है। प्रत्येक गुणसूत्र का जो सेट होता है उसके साथ में एक केंद्रक होता है, जो मूल कोशिका के समान होता है। जो पहली कोशिका होती है, मूल कोशिका का मतलब है जो पहली जो होती है कोशिका, मदर सेल जो होती है, उसके ही समान जो केंद्रक होता है वो डॉटर सेल में होता है। अब देखते हैं कोशिका चक्र क्या होता है। कोशिका चक्र जो होता है इसको बोलते हैं सेल साइकिल। कोशिका चक्र यह इंटरफेज माइटोसिस और साइटोकाइनेसिस में विभाजित होता है। इसमें सबसे पहला जो आता है इंटरफेस। इंटरफेस में क्या होता है? यह कोशिका चक्र की सबसे लंबी अवस्था है। इंटरफेस जो है कोशिका चक्र की सबसे लंबी अवस्था है, और इसमें डीएनए का संश्लेषण होता है। इंटरफेस जो अवस्था होती है इसमें डीएनए का संश्लेषण होता है, और कोशिका चक्र की यह सबसे लंबी अवस्था होती है। इसको 3 उपचरणों में पुनः विभाजित किया गया है। देखिए, सेल साइकिल का यहाँ पर आपको डायग्राम दिखाई पड़ रहा होगा। सेल साइकिल का डायग्राम है ये वाला। ये सेल साइकिल का डायग्राम है। इसमें क्या है, G1
एस सिंथेसिस फेज, G2, ये सभी व्यवस्थाएं हैं और ये माइटोसिस, इतनी प्रोसेस है। इसके आगे देखिए, यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा होगा जीवन यानी कि पहला अंतर जो है। इसमें क्या होता है, ये वाला जीवन पहला अंतर, इसमें प्री डीएनए प्रतिकृत चरण होता है। इसमें प्रोटीन और आरएनए संश्लेषण होता है। इस जो जीवन प्रवस्था है इसमें क्या होता है, इसमें प्रोटीन और आरएनए का जो है संश्लेषण होता है, यहाँ पे दिखाया गया है। अब यहाँ पर भी बढ़ सकते हैं, जो ये वाली फेज है ये, इसमें क्या होता है, यहाँ पे लिखा है ग्रोथ होती है। इसमें क्या होता है, इसमें ग्रोथ होती है, ये यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, ग्रोथ होता है और इसमें प्रोटीन और आरएनए का संश्लेषण होता है। दूसरा जो है संश्लेषण यानी सिंथेसिस फेज, इसमें क्या होता है, सिंथेसिस फेज में इसमें डीएनए संश्लेषण होता है और हिस्टोन प्रोटीन जो है, हिस्टोन प्रोटीन का निर्माण होता है। ये यहाँ पे डीएनए सिंथेसिस की प्रोसेस जो है ये किस फेज में होती है, एस फेज में होती है। आगे जो व्यवस्था आती है वो है G2 यानी दूसरा अंतर। इसमें क्या होता है, इसमें पोस्ट डीएनए प्रतिकृत चरण होता है। यहाँ पर ये जो तीसरा फेज है G2, ये वाला ग्रीन आपको दिखाई पड़ रहा होगा। इसमें क्या होता है, इसमें ग्रोथ होती है और इसके साथ में आरएनए और प्रोटीन विशेष रूप से सूक्ष्म नलिकाएं संश्लेषण का घटक बनते हैं। अब तीसरा जो फेज, चौथा जो फेज आता है वो है माइटोटिक चरण, जिसको M से डिनोट किया गया है। यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं। इसमें क्या होता है, इसकी जो है अवस्थाएं हैं, जैसे कि प्रोफेज। माइटोटिक कोशिका विभाजन में प्रोफेज की छोटी उप इकाइयाँ अनुपस्थित होती हैं। इसमें जो माइटोटिक की प्रोफेज की छोटी उप इकाइयाँ होती हैं, अनुपस्थित होती हैं। केंद्रक जो होता है, केंद्रक में निश्चित धागा जैसी संरचनाओं की उपस्थिति होती है। केंद्रक में निश्चित धागा जैसी संरचनाओं की क्या है, उपस्थिति होती है। ये यहाँ पर आपको दिखाया गया है प्रोफेज की जो प्रोफेज की अवस्था है, इसकी यहाँ पर चर्चा की गई है। ये उसका डायग्राम दिखाया गया है। ये यहाँ पर डॉटर सेल्स हैं और यहाँ पर ये गुणसूत्र दिखाए गए हैं। आगे देखते हैं मेटाफेज में क्या होता है, ये मेटाफेज का डायग्राम है, ये वाला, ये मेटाफेज का डायग्राम है। इसमें केंद्रक का विघटन होता है और धुरी तंत्र की उपस्थिति होती है। क्रोमोसोम भूमध्य रेखीय प्लेट में व्यवस्थित होते हैं, जिसे मेटाफेजिक प्लेट कहा जाता है। ये देखिए बीचों बीच में जो है, सेल के बीचों बीच में यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहे हैं जो क्रोमोसोम्स हैं, वो सभी एक जगह पर एकत्रित हो गए हैं, जिसको मेटाफेजिक प्लेट कहा जाता है। यहाँ पर इसको क्या कहते हैं, मेटाफेजिक प्लेट कहा जाता है। यह गुणसूत्रों की सबसे छोटी और सबसे मोटी अवस्था है। यह गुणसूत्रों की जो है सबसे छोटी और सबसे मोटी अवस्था होती है, इसको बोलते हैं मेटाफेज। और बताया गया है कि इसमें गुणसूत्र मेटाफेज में जो है गुणसूत्रों का अगर आपको अध्ययन करना है, आपको गुणसूत्र देखने हैं अच्छे से स्पष्ट रूप से, तो क्या करना है, गुणसूत्र मेटाफेज पर स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ते हैं। यह एक ऐसी अवस्था, देखिए आप एनाफेज, प्रोफेज और इन अवस्थाओं में इंटरफेज में आप गुणसूत्र को आसानी से नहीं देख सकते हैं। जबकि जो ये अवस्था आपकी आती है मेटाफेज, इसमें क्या होता है, मेटाफेज में गुणसूत्रों को आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। ये अध्ययन करने के लिए बहुत ही अच्छी अवस्था मानी जाती है क्रोमोसोम की। अगली जो अवस्था है वो है एनाफेज। एनाफेज का यहाँ पे आपको डायग्राम दिखाया गया है, ये एनाफेज का डायग्राम बना हुआ है। इसमें क्या होता है, क्रोमेटिड सेंट्रोमियर पर अलग हो जाते हैं और विपरीत पक्षों की ओर बढ़ते हैं, जिन्हें एनाफेजिक मूवमेंट कहा जाता है। आपसे पूछ लिया जाए एनाफेजिक मूवमेंट किसे कहते हैं, तो आप बताएंगे क्रोमेटिड सेंट्रोमियर पर अलग हो जाते हैं और विपरीत ध्रुव की ओर जो बढ़ते हैं, उसी को एनाफेजिक मूवमेंट कहा जाता है। माइटोसिस की सबसे छोटा रूप जो है ये है एनाफेज,
माइटोसिस का सबसे छोटा रूप है। एनाफेज जो अवस्था है ये माइटोसिस की सबसे छोटी अवस्था है, ये भी याद रखेंगे। आगे जो बताया गया है टीलोफेज, अगली जो अवस्था है वो है टीलोफेज। टीलोफेज में क्या होता है? टीलोफेज में न्यूक्लियोलस और केंद्रक झिल्ली फिर से प्रकट हो जाती है। न्यूक्लियोलस यानी कि केंद्रक, ये यहाँ पर न्यूक्लियोलस, और जो है ये जो झिल्ली दिखाई गई है न्यूक्लियोलस की झिल्ली, ये फिर से प्रकट हो जाती है। केंद्रक झिल्ली जो है वो फिर से प्रकट हो जाती है। यह प्रोफेज के विपरीत होता है। यह जो अवस्था है यह प्रोफेज के विपरीत होता है। उसमें क्या है, प्रोफेज में झिल्ली जो है वो गायब हो जाती है, जबकि इसमें क्या है, इसमें जो झिल्ली होती है केंद्रक झिल्ली वो फिर से बन जाती है। अगला जो है प्रोसेस वो है साइटोकाइनेसिस, यानी कि कोशिका द्रव का विभाजन। यह टीलोफेज के अंत तक पूरा हो जाता है। भूमध्य रेखीय प्लेट पर ER यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के झिल्लीदार तत्व और गोल्जी निकाय के उत्पाद फैगमोप्लास्ट में व्यवस्थित होते हैं। कोशिका प्लेट और उसके मध्य लेमेला को जन्म देते हैं। इसमें ये प्रोसेस होता है साइटोकाइनेसिस में। इसके बाद में अब आपका समसूत्री विभाजन समाप्त हुआ। जो दूसरा विभाजन है वो है अर्धसूत्री विभाजन, माइटोसिस डिवीजन। अब इसके बारे में आपको बताया गया है कि माइटोसिस कोशिका विभाजन का वर्णन पहली बार जो है वो एक वैज्ञानिक थे वैन वेनेडेन ने 1883 में गोलक्रमी में किया था। देखिए यहाँ पर बहुत ही डिटेल से आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताए गए हैं। गोलक्रमी में किया गया था अर्धसूत्री विभाजन का। आपसे पूछ लिया जाए किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कि अर्धसूत्री विभाजन जो है इसकी खोज कब और किसने और कहाँ किसमें की गई थी, तो आप बता सकते हैं वैन वेनेडेन ने 1883 में गोलक्रमी एक जीव होता है, बहुत ही छोटा जीव होता है, जिसमें की गई थी एक सोमेटिक यानी ट्विन कोशिका का मियोटिक विभाजन 4 अगुणित पुत्री कोशिकाओं को जन्म देता है। इसमें 4 पुत्री कोशिकाओं का जन्म होता है, जबकि समसूत्री विभाजन में केवल 2 पुत्री कोशिकाओं का जन्म होता है। आगे बताया गया है पुत्री कोशिकाओं के गुणसूत्रों की संख्या में कमी मुख्य रूप से एक एकल एस फेज के कारण होती है, जिसके बाद 2 क्रमिक केंद्रक विभाजन होता है। पुत्री कोशिकाओं के गुणसूत्रों की संख्या में कमी मुख्य रूप से एक एकल एस फेज के कारण होती है, जिसके बाद 2 क्रमिक विभाजन होते हैं। मियोसिस गैमेट बीजाणु निर्माण के दौरान होता है। मियोसिस गैमेट जो है बीजाणु निर्माण के दौरान होता है, इसलिए यह प्रजनन कोशिकाओं तक ही सीमित है। इसमें यह जो है इसीलिए क्यों कहा गया है कि प्रजनन कोशिकाओं तक ही सीमित है, वेजिटेटिव सेल में ये नहीं होता है। पहला अर्धसूत्री विभाजन, मात्र कोशिकाओं के सिर्फ आधे गुणसूत्रों की संख्या का रह जाना। ये पहला अर्धसूत्री विभाजन में ऐसा प्रोसेस जो है इस तरह के कुछ होता है। इसमें रिडक्शन डिवीज़न भी कहा जाता है। इसको रिडक्शन डिवीज़न भी कहा जाता है क्योंकि मात्र कोशिका के सिर्फ आधे गुणसूत्रों की संख्या का रह जाना। इसमें 4 अलग अलग चरण होते हैं। इसमें भी 4 अलग अलग चरण होते हैं, जैसे कि समसूत्री विभाजन में आपने देखा कि उसमें भी 4 जो है व्यवस्थाएँ थी, उसी तरह से इसमें भी होता है। इसमें क्या है, प्रथम प्रोफेज यह अवस्था अवधि में सबसे लंबी है। प्रोफेज अवस्था जो है अवधि में टाइम पीरियड में जो है सबसे लंबी अवस्था है और इसको 5 उप अवस्थाओं में विभाजित किया गया है। ये यहाँ पे डायग्राम आपको दिखाया गया है, आप इससे समझ सकते हैं। इसकी जो अवस्थाएं हैं, इसमें पहली अवस्था जो आती है वो है लेप्टोटेन, गुणसूत्र संक्षेपण कंडक्शन, ताकि वे ठीक धागे के रूप में दिखाई दें। गुणसूत्र संक्षेपण ताकि वे ठीक धागे के रूप में दिखाई दें, ये गुलदस्ता की संरचना बनाते हैं और इसमें RNA का संश्लेषण होता है। अगली जो अवस्था दूसरी आती है वो है पेचिटिन।
पेचिटिन में क्या होता है, यह मुख्य घटक सिनेप्सिस समरूप गुणसूत्रों के बीच युग्मन का होना। पेचिटिन के दौरान होने वाली मुख्य घटनाएं इस प्रकार से हैं। पेचिटिन में बहुत सारी जो है घटनाएं होती हैं जो कुछ इस प्रकार से आपको बताई गई हैं। इसमें क्या होता है, इसमें जो पहली जो इसमें क्रिया होती है वो है द्विसंयोजन, विवेलेंट। इसमें गुणसूत्रों का हैप्लॉइड n युग्मक होता है। दूसरा जो है टेट्राइड, प्रत्येक द्विसंयोजक में 4 क्रोमेटिड होते हैं जो स्टेट्स के रूप में होते हैं, इसलिए 4 स्टैंड्स या टेट्राइड अवस्था कहलाता है। इसको क्या कहते हैं, इसलिए इसे 4 स्टेट अवस्था कहा जाता है। आगे देखते हैं, इसी में एक और क्रिया होती है। देखिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपसे पूछा ही जाता है। इसको आप मार्क कर लेंगे, अगर आप इसके नोट्स बना रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं तो इसको आप मार्क कर लेंगे, याद रखेंगे, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये जो एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। 12th और फर्स्ट ईयर में ये बहुत ही पूछा जाता है। क्रॉसिंग ओवर क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन के दौरान गैर बहनों के गुणसूत्रों के बीच के हिस्सों का आदान प्रदान होता है। अर्धसूत्री, इसमें क्या होता है क्रॉसिंग ओवर में, अर्धसूत्री विभाजन के दौरान गैर बहनों के गुणसूत्रों के बीच के हिस्सों का आदान प्रदान होता है इसमें। और ये भी पॉइंट याद रखने वाला है, डिप्लोटीन, इस अवस्था में कैज़मेटा होता है। कैज़मेटा आपसे पूछ लिया जाए कैज़मेटा किस अवस्था में होता है, तो डिप्लोटीन अवस्था जो है, ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इन्हें आप नोट कर लें। इस अवस्था में कैज़मेटा होता है, ये भी पूछा जा सकता है, बहुत बार पूछा भी गया है बोर्ड्स एग्जाम में। इसके बाद में कैज़मेटा जो है एक दूसरे के एकरूप गुणसूत्रों का लगाव होता है। कैज़मेटा एक दूसरे के एकरूप गुणसूत्रों का लगाव होता है। इसके बाद में एक पॉइंट इसमें आता है डाइकाइनेसिस, यह पूरी तरह से कैज़मेटा के समापन के बाद शुरू होता है। डाइकाइनेसिस जो है ये कैज़मेटा के पूरी तरह से समाप्त होने के बाद शुरू होता है। थैंक यू दोस्तों। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो भी वीडियो आएंगे वो आपको सबसे पहले मिलेंगे। और आपको कोई भी इस टॉपिक से संबंधित या किसी अन्य टॉपिक से संबंधित कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और आप बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।